नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं राज सर आपके बीच में फिर एक वीडियो के साथ उपस्थित करें बच्चों। और भूगोल में जो आपके क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला चल रही है उसका ये तीसरा वीडियो है। आप लोग बिल्कुल पहला दूसरा वीडियो भी देखें और ये तीसरा मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल सहयोग करें और सोचने समझने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है। भाखड़ा नंगलबाद सतलज नदी पे, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे, नागार्जुन सागर गोदावरी पे, हीराकुंड बांध महानदी पे। तो कौन सा इसमें पूछ रहा है सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा भाखड़ा नंगलबाद, तो बिल्कुल ये सही है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी, बिल्कुल ये भी सही है। हीराकुंड बांध ये भी सही है। लेकिन नागार्जुन सागर जो है ये गोदावरी नदी पर नहीं है। तब किस नदी पर है? यह कृष्णा नदी पर है। किस पर है बच्चों? कृष्णा नदी पर। ठीक है। तो आपका इसका जो उत्तर होगा यह सी वाला सही होगा। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम थोड़ा सा बच्चों चर्चा कर लेंगे। ये आपका एक एक करके सब पे चर्चा कर लेंगे हम। जो ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है, जैसे भाखड़ा नांगल बांध है तो था, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध के बारे में और क्या है। सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। सतलज से बिल्कुल सही है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है कि सतलज नदी पर है। लेकिन ये किस राज्य में है अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? हिमाचल प्रदेश में। एच और पी अगर मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश राज्य में भाखड़ा नांगल बांध पाया जाता है, सतलज नदी में पाया जाता है। लेकिन बिलासपुर एक जिला है। कौन सा जिला है प्यारे बच्चों? बिलासपुर। कौन सा जिला है? बिलासपुर। ठीक है। बिलासपुर जो जिला है हिमाचल प्रदेश में एक जिला है, वहीं पर आपका ये भाखड़ा नांगल बांध पाया जाता है। ठीक है। और यह जो है कि अगर ऊंचाई की बात करें, अगर ये ऊंचाई की बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर आता है। तो आप कहेंगे सर 1 नंबर पे कौन आता है? 1 नंबर पे क्या आ जाएगा? तो हम कहेंगे टिहरी। क्या आ जाएगा? टिहरी। टिहरी भी बांध है। ठीक है। तो कहाँ पर पड़ता है? यह उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर बच्चा प्यारे बच्चों? उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि ऊंचाई वाला जब बात पूछेगा नंबर 1 पे तो टिहरी कहाँ है? उत्तराखंड में है। नंबर 2 पे क्या आता है? भाखड़ा नांगल बांध आता है। ये कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। चलिए, सरदार सरोवर को देख लीजिए। क्या है बच्चों? सरदार सरोवर। ठीक है। ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और सरदार सरोवर ये आपका कहाँ पर पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। कहाँ बच्चों? गुजरात। गुजरात राज्य के नर्मदा नदी पर कौन सा सरोवर बना हुआ है? सरदार सरोवर बना हुआ है। और वहाँ पर भी कहा केवड़िया। केवड़िया एक जगह है आपका गुजरात में। ठीक है। केवड़िया। ठीक है। जानते रहिएगा बच्चों। चलिए ठीक है, आगे देखिए। नागार्जुन सागर नेक्स्ट क्या है? नागार्जुन सागर। ये कहाँ पर है? नागार्जुन सागर भी बताएं। गोदावरी बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो किस पर हो जाएगा? कृष्णा नदी पर हो जाएगा। किस नदी पे? कृष्णा नदी पर हो जाएगा। तो नागार्जुन सागर जो है प्यारे बच्चों कृष्णा नदी पर है। और किस कहाँ पर है ये? तो अगर हम इसको देखने का प्रयास करेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश, ऐसे एपी आप लिख लीजिए, मतलब आंध्र प्रदेश हो गया। और फिर आपका टी मतलब तेलंगाना। क्या हो गया बच्चों? तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश का एक आपका जिला है पलनाडु। क्या नाम है? पलनाडु। पलनाडु जिला है। थोड़ा साउथ इंडिया का है तो इस तरीके से नाम अलग अलग रहता है। पलनाडु जिला है। और उसके बाद तेलंगाना में नलगोंडा। क्या नाम है बच्चों? नलगोंडा। हालांकि पूछा नहीं जाएगा लेकिन जानते रहिए नलगोंडा। तो तेलंगाना का एक जिला है नलगोंडा और आंध्र प्रदेश का कौन सा है? पलनाडु। इन दोनों के बीच में ही आपका कौन सा पाया जाता है? इन दोनों के बीच में ही जो है आपका कौन सा सागर पाया जाता है? नागार्जुन सागर पाया जाता है। कौन सी नदी पर पाया जाता है? कृष्णा नदी पर पाया जाता है। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। ठीक है। हीराकुंड बांध देख लेते हैं। हीराकुंड बांध देखते हैं बच्चों। ठीक है। हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी में है। लेकिन हीराकुंड बांध है कहाँ पे? तो बताएंगे। कहाँ पर है प्यारे बच्चों? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये आपका ये हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा में है।
उड़ीसा में किस नदी पर है? महानदी पर है, ठीक है। और आपके इसी बांध से एक आपका जल विद्युत गृह चलता है जिसका नाम है चिपलिम्मा। क्या नाम है बच्चों? चिपलिम्मा, चिपलिम्मा, ठीक है, याद रखिएगा इसका। चिपलिम्मा आपका एक जल विद्युत गृह है, वहाँ से बिजली बनाई जाती है। और यह बिजली कहाँ कहाँ प्रयोग में ले जाती है बच्चों? उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, ठीक है। उड़ीसा, बिहार और झारखंड, ये जो हमारे तीनों राज्य हैं, वहाँ पर इस चिपलिम्मा जो आपका जल विद्युत विद्युत गृह बनाया गया है, वहाँ से बिजली को सप्लाई किया था। बड़े बड़े जो प्लांट वहाँ पे लगे हुए हैं उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, ये सबको बिजली का होती है हीराकुंड से ही प्रोवाइड की जाती है, हीराकुंड के चिपलिम्मा नामक जल विद्युत गृह से। तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सब होती है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? ये देखिए 4 सागर है, भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर और मृत सागर। ये 4 सागर आपके सामने दिया गया है और पूछ रहा है कि किस सागर में लवणता सबसे अधिक है। सबसे पहले आप जानें कि लवणता क्या होता है। लवणता कहने का मतलब है कि आपका 1 किलो पानी ले लिया। एक्चुअली पानी को तो हम लीटर में नापते हैं, लेकिन आप ऐसे समझने का प्रयास करिए कि 1 किलो हमने कौन सा ले लिया? सी वाटर ले लिया, समुद्री जल ले लिया, या समुद्री पानी ले लिया, समुद्री वाटर पानी ले लिया। कितना लिया? 1 किलो। अब उसमें कितने ग्राम आपका नमक है? कितने ग्राम क्या है बच्चों? नमक है। तो जिसमें ज़्यादा होगा, ये जो ग्राम जो नमक की बात कर रहे हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो 1 किलो। अब आप इस तरीके से निकाल के देख लेंगे कि जहाँ पर आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड, जो जितना ज़्यादा ग्राम ज़्यादा होगा तो उसकी क्या हो जाएगी? उसकी लवणता ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक बार फिर सुन लीजिए कि 1 किलोग्राम जब हम सी वाटर लेते हैं या कोई भी पानी लेते हैं, ऐसा नहीं कि सी वाटर से ही है, तो उसमें कितने ग्राम उसमें NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो उसकी मात्रा है, उसको क्या किसको इंडिकेट करती है? लवणता को बताती है, ठीक है। तो भूमध्य सागर है, लाल सागर है, कैस्पियन सागर है और आपका क्या है? मृत सागर है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं भूमध्य सागर के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? भूमध्य सागर के बारे में। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें बच्चों कि ये जो आपका भूमध्य सागर है तो मैं स्ट्रक्चर बना लूँ, उसके बाद फिर आपको समझाता हूँ। ये आपका हो गया भूमध्य सागर, ठीक है। ये भूमध्य सागर हो गया बच्चों, ठीक है। तो भूमध्य सागर कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर थोड़ा इस तरीके से फिर से बनाता हूं मैं। ठीक है, इसे समझने का प्रयास कीजिए, बस रफली मैं डायग्राम खींच रहा हूँ। तो ये टोटल आपका क्या हो गया? मेडिटेरेनियन सी हो गया, ठीक है, भूमध्य सागर हो गया, ठीक है, भूमध्य सागर हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये पूछ रहा है लवणता के हम आपको समझा दिए हैं। तो लवणता से इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि जब हम ध्रुवों, कैसे समझिए, ये हो गया पृथ्वी हो गई, ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, और यह आपका हो गया विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर क्या होती है कि जो लवणता होती है वह मैक्सिमम होती है। क्या होती है बच्चों? मैक्सिमम। विषुवत रेखा पे लवणता मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव पे जाएं, तो वहाँ पे जब जाएंगे तो ध्रुवों पे लवणता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भूमध्य जो आपका सागर है, भूमध्य है, तो वहाँ से कहने का मतलब भूमध्य रेखा के आपका उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम। तो भूमध्य सागर के जब ये वाला रीजन देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा आपका पाया जाता है सागर? इसको क्या बोलते हैं? अटलांटिक महासागर। भूमध्य सागर तो यह हो गया, और इधर आपका ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये कौन सा क्षेत्र है? अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और भूमध्य आपका जो सागर है, भूमध्य सागर के अगर हम उत्तर की बात करें, यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो रुकिए फिर से चलते हैं। ये बात कर लेते हैं। तो भूमध्य सागर के प्यारे बच्चों, इधर देखेंगे तो आपका इधर कौन सा पड़ेगा? स्पेन है। एक कौन सा? ये आपका जो देश है, यूरोप का कौन सा देश पड़ता है? स्पेन। कौन सा पड़ता है? स्पेन। इधर देख लेंगे तो कौन सा देश पड़ता है? पुर्तगाल।
क्या पड़ता है बच्चों, पुर्तगाल, ठीक है। और इधर देख लेंगे इस साइड में, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, फ्रांस, क्या हो जाएगा, फ्रांस। इधर उसके ऊपर देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, जर्मनी। इस तरीके से आप जानते रहिए, ये सब विभिन्न प्रकार के यूरोपियन देश हैं। और इधर अगर हम देख लेंगे भूमध्य सागर के यहाँ से, ठीक है, इधर देख लेंगे तो आपका ये कौन सा बेल्ट पूरा आएगा, ये अफ्रीका का आएगा। किसका आएगा, अफ्रीका महाद्वीप का आएगा। तो अफ्रीका महाद्वीप का भी कौन सा ये कंट्री है यहाँ इसके टच में है यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे मोरक्को। क्या है बच्चों, मोरक्को। मोरक्को नामक देश है। और इधर आपका कौन सा है, स्पेन है, ठीक है। तो मोरक्को और स्पेन के बीच में जो आपकी ये है, ये भूमध्य सागर जो है, ये इसकी जो चौड़ाई है प्यारे बच्चों सिर्फ 14 किलोमीटर है। कितनी है, ये टोटल कितनी है चौड़ाई इसकी, 14 किलोमीटर है। तो इन स्पेन को और आपका मोरक्को को जोड़ने का काम कौन करता है, भूमध्य सागर करता है। स्पेन, ये आपका स्पेन हो गया, और अब क्या हो गया, ये मोरक्को हो गया। मोरक्को देश है किसका है, अफ्रीका का, उत्तरी अफ्रीका का एक आपका देश है जिसका नाम है मोरक्को। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, भूमध्य सागर करता है, ठीक है। और ये इसकी जो चौड़ाई होती है कितनी होती है, लगभग 14 से 15 किलोमीटर है। तो इस तरीके से जोड़ने का प्रयास करता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए और कुछ देख लेते हैं, कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर हम वही डायग्राम बनाएंगे। तो अब हम कुछ चीज़ों को बताएंगे कि भूमध्य सागर कहाँ पर है, काला सागर की क्या स्थिति है, कैस्पियन सागर की क्या स्थिति है, अरल सागर कहाँ पर है, या अमृत सागर कहाँ पर है, लाल सागर कहाँ पर है। जो डिफरेंट डिफरेंट सागर है, आपका मैं कन्फ्यूजन अभी दूर कर दे रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये डायग्राम के माध्यम से, ठीक है बच्चों। थोड़ा समझने का थोड़ा जगह कम मिल पा रहा है मुझे, लेकिन फिर भी इसी में समझाऊंगा आप लोगों को। अब ऐसे देख समझा दे रहा हूँ। तो ये आपका हो गया भूमध्य सागर, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, भूमध्य सागर हो गया बच्चों। भूमध्य सागर से थोड़ा सा इधर आप पढ़ेंगे तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, काला सागर। क्या हो जाएगा, बस हम अंग्रेजी के एक वर्ड से लिखेंगे, काला सागर हो गया। अब थोड़ा सा और इधर चलेंगे तो नॉर्थ साउथ में इस तरह से फैला हुआ है, इसको भी लिखेंगे के से। क्या लिखेंगे बच्चों, के से। लेकिन क्या हो जाएगा, ये कैस्पियन सागर हो जाएगा। तो भूमध्य सागर आपका ये हो गया, ये भूमध्य सागर हो गया। इसके ऊपर चलेंगे तो आपका एक कौन सा है, काला सागर है, और ये भी के से है। इसका वो क्या बोलेंगे, कैस्पियन सागर। और थोड़ा इधर और चलेंगे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, अरल सागर। क्या बोलेंगे, अरल, ठीक है, अरल सागर है। तो बातें एकदम क्लियर हो रही है। भूमध्य सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, और ये क्या हो जाएगा, कैस्पियन सागर। ये हो गया आपका कैस्पियन सागर। मेरे साथ बोलते रहिए, भूमध्य सागर ये हो गया, पूरा फैला हुआ है, ये भूमध्य सागर हो गया। ये आपका काला सागर हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, कैस्पियन सागर हो गया। और ये आपका क्या हो जाएगा, अरल सागर। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर हो गया। इतना बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो मोटा मोटा इंपॉर्टेंस बताना जा रहा हूँ उसको भी समझ लीजिए। आपका एक जो मृत सागर है, जो कि सबसे ज़्यादा लवणता उसी का पाया जाता है, ये कहाँ पर स्थित है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ आपका, चलिए इसको ले लेते हैं। तो ये जो आपका मृत सागर है बच्चों, मृत सागर, ये एक्चुअली यहीं पर आपका दो देश हैं। यहीं पर आपकी क्या है, दो देश है। एक आपका है जार्डन, बस छोटा सा मैं जे लिखूंगा, समझ जाइएगा। जार्डन, जे हो गया जार्डन। और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, फिर क्या हो जाएगा, जार्डन। जार्डन के फिर नीचे क्या हो जाएगा, इजराइल। ये मान लीजिए ये हो गया इजराइल, आई लिख दिए, समझ गए। जार्डन और इजराइल, ये दोनों देश, दो देश है, जार्डन है और क्या है, इजराइल है। तो इन दोनों के बीच में ही, इन दोनों के बीच में ही यही पर आपका क्या है, जार्डन हो गया, ये क्या हो गया, इजराइल। ऊपर जार्डन, नीचे इजराइल। तो इन दोनों के बीच में ही आपका कौन सा है, डेड सी। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, डेड सी, या हिंदी में बोलते हैं मृत सागर। ठीक है बच्चों, मृत सागर, DEAD, डेड सी। डेड सी या मृत सागर, हिंदी में बोलते हैं मृत सागर और अंग्रेजी में बोलते हैं डेड सी। तो याद होगा इसका लोकेशन, फिर से एक बार बता दूं। ये आपका भूमध्य सागर हो गया, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर हो गया। और अब पूछेगा कि मृत सागर या डेड सी कहाँ पर है, तो जार्डन और इजराइल के बीच में, दोनों का हिस्सा मिला करके बनता है जार्डन और इजराइल के। तो ये है था थोड़ा सा। एक और अभी सागर है लाल सागर। क्या नाम बच्चों, लाल सागर। तो लाल सागर को हम थोड़ा सा बनाते हैं। यही आपका, इधर चलेंगे, इस वाले एरिया चलेंगे, दूसरा कलर लेते हैं,
ये आपका ए वाला कलर दे देते हैं। तो इस तरीके से ए वाला एरिया देखेंगे बच्चों, ए वाला ये क्या हो जाएगा, ये मिस्र है। कौन सा देश हो जाएगा, ये मिस्र है। तो मिस्र देश हो गया। और इधर आप चलेंगे तो सऊदी अरब, ये जो यहाँ से हम नीचे नहीं जाएंगे तो खराब हो जाएगा, ये आप मान लीजिए नीचे और नीचे तक ले है, तो ये आपका हो जाएगा सऊदी अरब। क्या है बच्चों, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब और आपका ये मिस्र, एक के बीच में ही जिस तरीके से हमारा ये आया हुआ, और आपका ये जिस तरीके से हमारा ये भूमध्य सागर आया है, इसी का भाग जो है थोड़ा सकरा होकर के ऐसे आता है, ऐसे क्या आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है। इसको कौन सा सी बोलते हैं, लाल सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लाल सागर। समझ में आ गई। तो ये जो मिस्र है, फिर समझिए, मिस्र और आपका सऊदी अरब, मिस्र और सऊदी अरब के बीच में एक आपका भूमध्य सागर से ही नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ एक और छोटा सागर आता है, छोटा सागर आता है, इस सागर आता है, इसी को क्या बोलते हैं, लाल सागर बोलते हैं। ठीक है। तो भूमध्य सागर, एक बार फिर से बता दूं आपको कौन कौन सा नाम हो जाएगा। तो बोलेंगे क्या बच्चे, बोलेंगे ये आपका हो गया भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर और आपका मृत सागर। और यहाँ पे क्या बताएं अभी आपको क्या बताएं हैं यहाँ पे, ये लाल सागर। जानते रहे, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर और आपका मृत सागर, और ये आपका क्या हो गया, लाल सागर हो गया। इनकी आप लोकेशन को जानते रहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि लवणता सबसे अधिक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये जो मृत सागर था, कौन सा था बच्चों, मृत सागर, डेड सी, जो कहाँ पे था, जॉर्डन और इजराइल के बीच में था। यही सबसे क्या हो जाएगा, लवणता, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट जान जाए कि जो आपका मृत सागर है या डेड सी है, इसकी जो लवणता होती है समुद्र के पानी से 10 गुना ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, समुद्र के पानी से कितना होता है, 10 गुना ज़्यादा होता है। सबसे खारा पानी का जलाशय कौन सा है, यही है आपका डेड सी है। और ये डेड सी हो गया। इसके ऊपर जॉर्डन था, तो ये जॉर्डन से ही एक नदी आती है, जॉर्डन से ही क्या आती है, जॉर्डन से ही एक क्या आती है बच्चों, एक नदी आती है। ऐसे जॉर्डन, मान लो जॉर्डन हो गया, ये आपका होगा, तो जॉर्डन से एक नदी ऐसे आती है, जॉर्डन से एक नदी ऐसे आती है जिसका नाम ही क्या है, जॉर्डन नदी। क्या नाम है, जॉर्डन नदी। तो जॉर्डन देश से एक नदी निकल कर आती है जिसका नाम है जॉर्डन नदी। आके कहाँ मिलती है, इसी मृत सागर में मिलती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जानते रहिए कि मृत सागर में कौन सी नदी मिलती है, तो क्या बताएंगे, जॉर्डन नदी। कहाँ से आती है, जॉर्डन देश से आती है। ठीक है। और आगे देखिए, ये आपका हो गया डेड सी है। तो इसमें आप जब तैरेंगे तो 10 गुना इसकी क्षमता ज़्यादा होती है। ये आपको भारहीनता का अनुभव कराएगा। क्या कराएगा, भारहीनता। ठीक है, आपका वेट का पता नहीं चलेगा। भारहीनता का प्रवेश होगा तो शांति की भावना भी आपके अंदर आएगी। ठीक है। और इस जो डेड सी है बच्चों, इसमें क्या जीवित रहेगा, सिर्फ बैक्टीरिया। क्या जीवित रहेगा, सिर्फ बैक्टीरिया। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु। और दूसरा कोई मछली है, कोई जानवर है, स्नेक्स है, कुछ भी आपका जलीय जंतु क्या है, इसमें जीवित रह नहीं पाएगा, क्योंकि क्या है, इसकी लवणता समुद्र के भी खारेपन से 10 गुना ज़्यादा है। हाँ, ठीक है। आप भारहीनता का अनुभव करेंगे, शांति की भावना आएगी। जैसे आप उसको उठा कर फेंक भी दे उसमें, तो आप डूबेंगे नहीं। याद रखिएगा कि डेड सी में, नाम तो इसका मृत सागर है, लेकिन अगर आप उसमें कोई छोड़ दें तो आप उसमें डूबेंगे नहीं। आप ऐसे चाहे जैसे आप तैर सकते हैं, तैरिए। तो आपका एक पर्यटक स्थल के रूप में भी है जो मृत सागर है। ये आपका जॉर्डन और आपके इजराइल से लोग जाते हैं वहाँ पे, भारी संख्या में पर्यटक भी वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है। तो आप डरिएगा मत मृत सागर का नाम सुन करके। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों, चलिए इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, झारखंड की राजधानी है। अब इससे लड्डू सवाल कहाँ मिलेगा, झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगा बच्चों, रांची। क्या हो जाएगा, रांची। पटना किसका राजधानी है, बिहार का राजधानी पटना है। छत्तीसगढ़ का रायपुर। अब बोकारो, बोकारो का है भैया, एक स्टील प्लांट है। कहाँ पर स्थित है यह, झारखंड में है। कहाँ पर है, झारखंड में है। ठीक है, ये जानते रहिए आप। चलिए आगे देखते हैं। ये खगोलीय इकाई से संबंधित है। क्या है, ये खगोलीय इकाई से संबंधित है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खगोलीय यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है बच्चों, ये आपका
ये सूर्य भगवान हो गए। कौन हो गए? ये आपके सूरज जी होंगे, ठीक है। ये सूर्य भगवान हो गए। और ये हमारी क्या हो गई? ग्रीन प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट में चर्चा कर चुका हूँ। पृथ्वी हो गई, हमारी अर्थ हो गई। क्या हो गई? अर्थ। तो सूर्य 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 और पृथ्वी, ये सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की दूरी है, ऐसे समझिए, सूर्य, ये सूर्य हो गया और ये क्या हो गया? ये पृथ्वी हो गई। ये क्या हो गई? पृथ्वी। तो सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की जो दूरी होती है, सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की दूरी होती है, इसे क्या बोलते हैं? खगोलीय यूनिट बोलते हैं, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जाना जाता है। अब कहेंगे सर इसकी दूरी बता दीजिए, तो 150 मिलियन किलोमीटर। ये कितना है प्यारे बच्चों? 150 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है। अब एग्जैक्ट मत पूछिएगा, ठीक है। तो पृथ्वी से, ऐसे याद रखिए, पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी है उसी को क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई या खगोलीय यूनिट बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? इसमें ऑप्शन हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। कैसे कैसे अलग होते हैं? लक्षद्वीप से, अरब सागर से, लक्षद्वीप से, अरब सागर से, लक्षद्वीप से कि अरब सागर से कि पाक जल संधि से कि हिंद महासागर से। तो भारत और श्रीलंका किससे अलग होते हैं? पाक जल संधि से। लेकिन इतने इतने पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। आगे देखिए कैसे तो हम काम चलेगा भैया, ये देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम इसमें चर्चा कर लेते हैं कि आपका ये जो पाक जल संधि है ये होता क्या है, कैसे क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये मान लीजिए ये केरल हो गया, केरल के बाद इधर क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो गया तमिलनाडु। ये क्या हो गया? तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु से लेके और श्रीलंका कहाँ पड़ता है? ये आपका, ये इस तरीके से ये श्रीलंका हो गया, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि पाक जल संधि है कहाँ पर, कैसे क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। तो भारत का जो आपका दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम जो आपका राज्य है, जिसको बोलते हैं तमिलनाडु। क्या बोलते हैं बच्चों? तमिलनाडु बोलते हैं। तो तमिलनाडु का जो आपका ये सबसे इधर वाला जो ये वाला जो एरिया है, यहाँ से दूसरा कलर ले लेते हैं। तो तमिलनाडु का ये जो हम जो कलर करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहीं से आपका क्या है? आपकी एक जल संधि आती है। क्या आती है? ऐसे ऐसे करके क्या आती है? जल संधि आती है। तो इसी को बोलते हैं पाक जल संधि। तमिलनाडु से हो गया, तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ है। और फिर आपके जो ये श्रीलंका है ना, ये टोटल मैंने क्या बनाया? श्रीलंका बनाया। तो श्रीलंका का कौन सा भाग है? ये आपका उत्तरी है, श्रीलंका का उत्तरी भाग है। तो यहाँ पर भी आपका एक जिला है। कौन सा जिला है? जाफना जिला। कौन सा जिला प्यारे बच्चों? जाफना। ये किसका जिला है? श्रीलंका का। श्रीलंका के उत्तरी प्रांत का, ये उत्तरी प्रांत ही होगा श्रीलंका का। तो ये जो कौन सा जिला है? जाफना जिला है। और ये भारत का तमिलनाडु राज्य का है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में क्या करता है? यही जो पाक जल संधि है, ये जो पाक समझ के पाकिस्तान मत समझ जाइएगा। तो पाक जल संधि आप इन्हीं दोनों को जोड़ने का काम करता है। श्रीलंका के जाफना जिला को, ठीक है, जो कि उत्तरी प्रांत में है, और आपका तमिलनाडु के यहाँ से जोड़ने का काम करता है, ठीक है बच्चों। तो और ये जो आपका ये जो पाक जल संधि है, ये यहाँ से यहाँ तक जो बना हुआ है, तो इसके पूर्वोत्तर में, इसके जो आपका पूर्वोत्तर यही ना हो जाएगा, पूरब और उत्तर, यानी कि ये वाला आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, हाँ, पूरब और उत्तर ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बोलते हैं पाक की खाड़ी बोलते हैं। ये जो पूर्वोत्तर वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो जगह है, इसको बोलते हैं पाक की खाड़ी। क्या बोलते हैं? पाक की खाड़ी बोलते हैं। अब इसी के बाद दक्षिण पश्चिम में इसके आपका ये दक्षिण इधर जाएगा, दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये वाला एरिया जो है आपका इधर, ये वाला जो एरिया है दक्षिण पश्चिम में, इसको क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? पाक की खाड़ी। इधर पाक की खाड़ी हो जाएगा, इधर मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। और बीच में क्या है भाई साहब? पाक जल संधि है। किसको किस जोड़ रहा है? श्रीलंका के जाफना जिले को, और इसको एक कौन सा है आपका? ये है, ठीक है। तो इसको जानने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति क्या हो जाएगा?
श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। अंडा उत्पादन से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रजत, क्या हो जाएगा, रजत, रजत क्रांति। अंडा उत्पादन से क्या हो जाएगा, रजत क्रांति, ठीक है। गेहूं उत्पादन से क्या हो जाएगा, गेहूं उत्पादन से ग्रीन रिवोल्यूशन, या इसको बोलते हैं हरित क्रांति, क्या बोलते हैं, हरित क्रांति। ये किससे हो जाएगा, गेहूं उत्पादन से। अब मछली से क्या हो जाएगा, मछली से नीली क्रांति, क्या हो जाएगा, नीली क्रांति, ठीक है। मछली से, मछली के उत्पादन से कौन सी क्रांति, नीली क्रांति। गेहूं के उत्पादन से हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन, और अंडा के उत्पादन से क्या हो जाएगा, रजत क्रांति, ठीक है। 43, आ जाइए इधर देख लेते हैं। मिट्टी के बारे में क्या है बच्चों, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है कि पाटजोल मिट्टी है, ठीक है। क्या है, पाटजोल। तो पाटजोल को क्या बोलते हैं, जलोढ़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जलोढ़, ठीक है। सबसे उपजाऊ मिट्टी क्या हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इसका तो उत्तर ये जाएगा, सबसे उपजाऊ मिट्टी का हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उत्तर भारत के मैदानी भागों में, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब कैसे यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। लाल मिट्टी के बारे में देख लेते हैं, किसके बारे में देखते हैं, लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी में क्या होता है, लौह तत्व क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लाल मिट्टी में लौह तत्व, लौह तत्व क्या होते हैं बच्चों, ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ये मिट्टी, लाल मिट्टी जो होती है कहाँ पाई जाती है, तो क्या बताएंगे, आपके जो दक्षिण भारत का जो बेल्ट है, ये आपका हो गया कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ये जो आपका है प्रायद्वीपी जो इधर आपका पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लाल मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी तरीके से हम बात करें लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी भी कहाँ पाई जाती है बच्चों, फिर से देख लेते हैं। ये लेटराइट मिट्टी है, तो लेटराइट मिट्टी में चट्टानों के अपक्षय से बनती है, कैसे बनती है, लेटराइट मिट्टी कैसे बनती है, चट्टानों के अपक्षय से बनती है, अपक्षय से, अपक्षय मतलब उनके धीरे धीरे नष्ट होने से है। तो चट्टानों के अपक्षय से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, लेटराइट। ये भी कहा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये जगह इन सभी पाई जाती है, ठीक है। इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। जलोढ़ के बारे में बता दिया हूँ, नदियों के समूहों से इत्यादि से जलोढ़ लाती है, तलछट्टी से वगैरह से सब ये काट काट के लाती हैं मिट्टियाँ, जिससे क्या हो जाता है, इसके उपजाऊ बल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला है बच्चों काली मिट्टी, क्या है, काली मिट्टी। ये आपका काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल। इसे और क्या कहते हैं, रेगूर, क्या बोलते हैं, रेगूर। कभी कभी तो यही पूछ देता है कि रेगूर किस अन्य मिट्टी का नाम है, क्या बताएंगे, काली। इसकी मिट्टी का नाम है, काली मिट्टी का नाम है, ठीक है। इसमें भी एल्यूमिनियम आपका और मैग्नीशिया, लोहा और चूना इत्यादि क्या होता है, मिला रहता है, ठीक है। फान एक स्थानीय पवन है, फान क्या है, एक प्रकार का स्थानीय पवन है, फान स्थानीय पवन है, स्विट्जरलैंड का है, चीन का है, जापान का है, भारत का है। तो कहा जाएगा बच्चों, फान कहाँ का है, फान स्विट्जरलैंड का है। एक स्थानीय पवन है कहाँ पर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड का हो जाएगा, ठीक है। और ये जो फान है, ये आपका अल्पस जो पर्वत है, वहाँ से आपके गर्म और शुष्क हवाओं के माध्यम से ये फान जो है कि ये हवाएं बनती हैं, जो कि कहाँ पर, यहाँ की है, ये आपका यूरोप के स्विट्जरलैंड की है, ठीक है। और भी कुछ मानसूनी आपकी इस तरह के स्थानीय पवनें होती हैं, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे अगर आपकी जापान की बात करें, कहाँ पे बच्चों, जापान की बात करें तो जापान में कौन सी होती है, यामो। तो स्थानीय पवन की बात करेंगे, पूछ देगा कि यामो कहाँ का है स्थानीय पवन, तो क्या बताएंगे, जापान का है, ठीक है। भारत की बात करेगा तो हम जानते हैं अच्छे से, भारत में कौन सा है, लू। इसके बारे में चर्चा पहले वीडियो में मैं किया हूँ। गर्म टेम्परेचर होता है ना, 45 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत खतरनाक होता है, कितने लोग उलट भी जाते हैं। तो आपका यही है, भारत में लू, जापान में यामो। और एक होता है ब्रिक फिल्डर, क्या नाम बच्चों, ब्रिक फिल्डर। ये जानते ही क्या होता है ब्रिक फिल्डर,
चलिए, ब्रिक फील्डर कह रहा है, ब्रिक फील्डर, ये आपका ये है स्थानीय पवन है। ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्रिक फील्डर, पहले जानिए क्या है ब्रिक फील्डर। स्थानीय पवन है, ये कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये जो आपका दक्षिण ऑस्ट्रेलिया है, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया दक्षिण साइड में उत्तर हो गया, इधर पूरा उत्तर इधर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो जो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया है, यहीं पर कौन सी हवाएं चलती हैं? ब्रिक फील्डर चलती है। आगे चलते हैं। चिनूक, कौन सा हवा प्यारे बच्चों? चिनूक। हम सब बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चिनूक, चिनूक कहाँ चलता है भाई साहब? ये पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में चलता है। कहाँ पे चलता है? चिनूक जो हवाएं चलती हैं पश्चिमी, इसको बना भी देता हूं मैं भी, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, ये क्या हो जाएगा? अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया। तो 21 भाग पे पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो पश्चिम उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो बेल्ट है पूरा बच्चों, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका पश्चिम, और आपका ये उत्तरी वाला जो बेल्ट, ऐसे समझिए ये जो पूरा बेल्ट है, पश्चिम हो गया, इधर पश्चिम आ गया, उत्तर में आपका, हाँ इधर नीचे नहीं आएंगे ना, इधर दक्षिण हो जाएगा। तो ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ पे कौन सा चलता है हवा? चिनूक, क्या हो जाएगा? चिनूक। ठीक है, चिनूक जो है आपका यहाँ पे चलता है। ठीक है, और चिनूक को क्या बोलते हैं? स्नो ईटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नो ईटर, SNOW, स्नो ईटर, EATER, खाने वाला, बर्फ को खाने वाली हवा कौन सी होती है? स्नो ईटर, इसको बोलते हैं चिनूक। कहाँ पे चलती है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के कहाँ पर? पश्चिमी भाग में, जो पश्चिम वाला जो भाग है वहां पे चलता है। चलिए आगे देखते हैं, और भी कुछ है। चलिए अब ये देख लेते हैं। विश्व में दुग्ध उत्पादन भारत का कौन स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? प्रथम स्थान है। और पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन जो होता है उसका 24%, पूरे विश्व में जितना भी दूध उत्पादित हो जाता है उसका 24 या 25 लगभग मान सकते हैं, तो लगभग 24% भाग दूध का उत्पादन कहाँ पर होता है? अकेले भारत में होता है। कहाँ पर होता है बच्चों? भारत में होता है। और भारत का स्थान दूध उत्पादन में क्या है? नंबर 1 है। ठीक है, और ये कब से नंबर 1 भाई साहब आ रहे हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब ने जो काम चलाया, जो अभियान लिया, तो 1998 से चल रहे हैं, और अभी तक ये लगातार फर्स्ट पोजीशन अपना बना के रखे हुए हैं। कौन? भारत। अगर हम बात करेंगे भारत के फिर किस राज्य में अग्रणी है दूध उत्पादन में, तो क्या बताएंगे? अपना यूपी। क्या हो जाएगा बच्चों? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। भारत में पूछेगा किस राज्य में सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में। और पूरे विश्व में पूछेगा कौन नंबर 1 पर स्थान है, तो भारत। भारत में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश अग्रणी है दुग्ध के उत्पादन में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारत में उदार औद्योगिक नीति अपनाई गई थी। उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 1958, 1977, 1980, 1991 में। तो याद रखिएगा, उदार औद्योगिक नीति पहली बार सबसे पहले 24 जुलाई 1991 को, 24 जुलाई कब? 1991 को, 24 जुलाई 1991 को सबसे पहले उदार औद्योगिक नीति को लाई गई। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लाई गई। तो ये आप इस सन याद कीजिए, देखिए डेट नहीं पूछा है, तो सन 1991, 1991 को। तो इसमें क्या बताया गया कि जो 5 चीजें हैं इस पर तो लाइसेंस लेना हो पड़ेगा। 5 चीजों के लिए जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, औद्योगिक जो नीति है, उन सब पे तो हर हालत में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसको छुड़ा करके और कहीं थोड़ा बहुत गनीमत रखी जा पाएगी। तो कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, उसको देख लीजिए। आपका पहला हो जाएगा बच्चों, एल्कोहल युक्त पेय पदार्थों का आश्वन या मध्यकरण। जो आपका एल्कोहल है, शराब है,
एल्कोहल युक्त पेय पदार्थों का आश्वान और उनका मद्दीकरण, इस पर आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है बच्चों, तंबाकू, क्या हो जाएगा, तंबाकू। आपका तंबाकू से निर्मित जो भी सिगार है, सिगरेट है इत्यादि पर भी क्या होगा, आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। और तीसरा बिंदु है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेसेस, रक्षा उपकरण, ये जो भी संबंधित चीज़ें बनाई जाएंगी इस पर भी आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा बारूद या दिया सलाई उद्योग। बारूद या दिया सलाई उद्योग जो है, इससे भी क्या होगा, आपको लाइसेंस प्राप्ति होनी पड़ेगी। और जो पांचवा जो लास्ट है, खतरनाक रसायन, क्या हो जाएगा, खतरनाक रसायन, खतरनाक रसायन के माध्यम से हमको इस पर लाइसेंस लेना। बाकी इन पांचों को छोड़ा करके एक बार फिर सुन लीजिए, एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ आश्वान या उनका मद्दीकरण, दूसरा है तंबाकू निर्मित सिगार, सिगरेट, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक या एरोस्पेस या रक्षा उपकरण, चौथा है फिर आपका बारूद या दिया सलाई उद्योग, पांचवा है आपका खतरनाक रसायन। इन सब चीज़ों पे क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें लेना पड़ेगा, बाकी के लिए उदार नीति है। ठीक है बच्चों, चलिए हो गया। एक मार्क क्या है पूछ रहा है भाई साहब, एक मार्क संबंधित है अंडों के मंडी से, अंडों की सहकारी समिति से, गुणवत्ता की गारंटी से, गुणवत्ता की गारंटी से। बहुत ये पिछले में चर्चा कर चुका हूँ, एकदम आसान लगने लगा, जब आप देखेंगे वीडियो तब आपको भी आसान लगने लगेगा। अब फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। रावत भाटा राजस्थान बिल्कुल सही है, कलपक्कम तमिलनाडु बिल्कुल सही है, नरौरा उत्तर प्रदेश 100% सही है, कैगा उड़ीसा ये गलत है भाई साहब। कैगा कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक। इसका तो उत्तर मिल गया कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो यानी कैगा वाला सही नहीं है। कैगा कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में नहीं बल्कि कहाँ पर हो जाएगा, कर्नाटक में। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी, ठीक है, तब किसने से बात बनेगी, आइए देख लेते हैं और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये जो रावत भाटा है प्यारे बच्चों, क्या नाम है ये रावत भाटा, ये रावत भाटा है कहाँ पे ये तो जानिए, तो क्लियर होगा कि राजस्थान में रखी। राजस्थान में भी कहाँ पर है, तो राजस्थान का एक आपका जिला पड़ता है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। क्या है बच्चों, चित्तौड़गढ़, राजस्थान का एक जिला है चित्तौड़गढ़। तो रावत भाटा कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में ही पड़ता है। अगर आप कोटा से जाते हैं, मान लीजिए कोटा है, तो कोटा से लगभग आपका ये 50 किलोमीटर, 48-50 किलोमीटर दूरी पर ये आपका रावत भाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके परमाणु भट्टियाँ लगी हैं, ये पतले पतले आप ऐसे समझिए इस तरीके से, एक कई आपके लगे हुए हैं, इस तरीके से आप बना के देख लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि, और ये रावत भाटा जो है किसके सहयोग से बनाया गया था, तो कनाडा, क्या हो जाएगा, कनाडा ने इसको अपना इकोनॉमिकली सपोर्ट किया था। तो पूछता है क्वेश्चन कि रावत भाटा जो है आपका परमाणु बिजली घर है या परमाणु नगरी, रावत भाटा को परमाणु नगरी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जानते रहिए। और किसके सहयोग से बना हुआ है, कनाडा के सहयोग से। कनाडा कहाँ का देश है, उत्तरी अमेरिका का देश है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आपका स्थापित किया गया है रावत भाटा में, ये आपका इसी के माध्यम से है। ठीक है, चलिए नाबार्ड में आ जाइए, नाबार्ड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नाबार्ड अस्तित्व में आया, तो सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म जानने क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों NABARD, इन होगा नाबार्ड। ठीक है, तो पहले हम देख लेंगे NA से क्या हो जाएगा, NA से क्या हो जाएगा, नेशनल, मेरे साथ बोलिए, NABARD, नाबार्ड हो गया। तो पहले फुल फॉर्म में, बहुत जल्दीबाजी नहीं है, नेशनल हो जाएगा। अब बी से क्या हो जाएगा, बैंक, नेशनल बैंक, नेशनल बैंक हो जाएगा, नेशनल बैंक। अब फार अपने मन से लगा दीजिए, तो नेशनल बैंक फार। ए से क्या हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। और फिर एंड अपने आप जोड़ दीजिए, अपने मन से जोड़ दीजिए, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड आर से क्या हो जाएगा, रूरल, और डी से क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट। ठीक है, तो हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट। ठीक है, इसका ये कब आया, ये आपका अस्तित्व में कब आया, तो क्या हो जाएगा ये 12 जुलाई, क्या हो जाएगा बच्चों, 12 जुलाई 1982 में, 1982 में। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को आ गया, कौन आ गया, नाबार्ड। ठीक है, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, और इसको एक समिति के अध्यक्षता में, तो जो शिवरामन समिति, क्या बोलेंगे इनको, फिर से लिख देता हूँ मैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी तो यही पूछता है, शिवरमन समिति, शिवरमन कमेटी, शिवरमन समिति। ठीक है, याद रखिएगा कि नाबार्डा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है, और किस समिति के अध्यक्षता में, तो बी शिवरमन समिति की अध्यक्षता में होती है। इसका मुख्यालय पर कहाँ पर है, हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे, मुंबई में। कहाँ पर है बच्चों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नाबार्डा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष इस समय कौन है, ये भी याद रख लीजिए, इसके अध्यक्ष हैं श्री साजी केबी, क्या हो जाएगा, साजी केबी, साजी केबी इसके क्या है, वर्तमान के अध्यक्ष हैं, मुख्यालय मुंबई में है। तो ये हो गया आपका शिवरमन समिति, 12 जुलाई 1982। ठीक है, आप याद रखिएगा, नाबार्डा से संबंधित। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1982, 12 जुलाई, अगर डेट भी देगा तभी जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, किस महाद्वीप में है, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा ये। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल के बारे में तो ये जानते रहिए कि कहाँ पर है स्थित, बता दिए दक्षिण अमेरिका में, और दक्षिण अमेरिका के भी कहाँ पर है, तो आपका बना देता हूँ यहाँ पर मैं एक चित्र। ठीक है, ये मान लीजिए दक्षिण अमेरिका होगा, और आपका एक ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कौन सा देश है आपका, चिली है। क्या है बच्चों, ये मिर्चा टाइप का चिली है, चिली बता चुका हूँ मैं। ये जो चिली है, तो चिली का जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है, दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला, यहीं पर आपका क्या है, जो सबसे शुष्क मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल है। इसी ये कहाँ पर पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, चिली का जो आपका उत्तर वाला जो भाग है, चिली देश का जो उत्तर वाला जो भाग है, यहीं पर कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं एशिया के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, एशिया के बारे में। ये आपका एशिया में आपका कौन सा कैसे सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है, तो एशिया के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, गोबी। ठीक है, कौन सा मरुस्थल है, गोबी। गोबी पड़ता कहाँ पर है, गोबी पड़ता है आपका, ये आपका हो गया चाइना। ये क्या होगा बच्चों, ये ऐसे समझिए, जगह थोड़ा कम है, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर ये हो गया, और ये आपका कौन सा देश हो जाएगा, ये मंगोलिया हो गया। मैंने अब यहाँ पर लिख रहा हूँ एम, क्या हो गया, मंगोलिया। एम से क्या हो गया, मंगोलिया। और ए आपका कौन सा देश हो गया बच्चों, चाइना हो गया। क्या हो गया, सी से चाइना हो गया। तो जो एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल है उसका नाम तो गोबी है। क्या नाम है, गोबी। ये गोबी, गोभी मत समझिएगा, गोबी। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी। ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है, तो ये जो चाइना का ये वाला पार्ट है, उत्तर, उत्तर और आपका पश्चिम, ये उत्तर इधर हो गया और पश्चिम इधर। तो उत्तर थोड़ा सा इसको और ले लीजिए, ये उत्तर पश्चिम वाला भाग हो गया, और आपका ये जो मंगोलिया है, मंगोलिया का आपका दक्षिण वाला भाग हो गया। यानी कहने दूसरा कलर लेता हूँ, ये। ठीक है, यहाँ से लेके ये आपका ये देख रहे हैं, मतलब ये वाला जो टोटल एरिया हो गया, ऐसे मैं पूरा रंग देता हूँ तब समझ में आएगा। ये वाला जो एरिया हो गया टोटल इस तरीके से, यही कौन सा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है। यही मरुस्थल कौन सा है, यही गोबी है। तो इसमें आपका जो चाइना का उत्तर और पश्चिमी एरिया है, चाइना हो गया, चाइना का उत्तर पश्चिमी इलाका इधर आ गया,
और मंगोलिया का दक्षिण वाला, दक्षिण और पूर्वी वाला इलाका। ये जो पूरा जो बन रहा है एरिया, इसी को यहाँ पर कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? गोबी। तो कुछ एशिया का पूछेगा, कभी क्वेश्चन पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, तो क्या बताएंगे? गोबी। कहाँ पड़ता है? मंगोलिया देश और चाइना में। कहाँ कहाँ और लोकेशन मैंने बता ही दिया है, ठीक है। और दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये कौन से नंबर पर आता है भाई साहब? दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा मरुस्थल है। और कैसा मरुस्थल है? या कोल्ड डिजर्ट है। कोल्ड डिजर्ट मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है कि वहाँ पे पेड़ पौधे जंतु इत्यादि जो है कि सरवाइव नहीं कर पाते हैं। एक तो हार्ड डिजर्ट होता है, जैसे सहारा डिजर्ट है, या अगर हम भारत की बात करें तो आपका थार डिजर्ट है यहाँ पे। तो लेकिन ये जो आपका गोबी डिजर्ट है, कैसा है? गोबी जो डिजर्ट है कैसा है? कोल्ड डिजर्ट है। और यहाँ का जो टेम्परेचर प्यारे बच्चों 0 से -40 डिग्री तक पहुँच जाता है। 0 से -40 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो निश्चित रूप से खतरनाक है। और याद रखिएगा कि इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा भाग कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया। चाइना में कम ही भाग है। गोबी मरुस्थल का चाइना में थोड़ा ही भाग है, और इसका ज़्यादा और थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो इसका भाग कहाँ चला जाएगा? पूरा ही यहाँ तक फैल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मैक्सिमम भाग कहाँ पर है? आपका मंगोलिया देश में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी में और दिया हुआ है उत्तरी अमेरिका। क्या है बच्चों? उत्तरी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका में अगर हम बात कर लेंगे तो आर्कटिक मरुस्थल है उत्तरी अमेरिका में। ऐसे समझिए, यहाँ से ऐसे करके इस तरीके से तो उत्तरी अमेरिका होगा। तो यहाँ की जो ये आर्कटिक वाला क्षेत्र ही होता है। तो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ये कौन सा मरुस्थल कहलाएगा? आर्कटिक मरुस्थल। ये जो इस तरीके से बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? आर्कटिक मरुस्थल, ठीक है। तो जानते रहे उत्तरी अमेरिका का। अब हम बात करेंगे अफ्रीका के बारे में। बात करेंगे किसके बारे में? बात करेंगे अफ्रीका में। तो अफ्रीका में कितने प्रकार के मरुस्थल हैं? नंबर 1 पे जो कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। कौन सा बच्चों? सहारा। आपके एग्जाम में तो ये पूछेगा कि सहारा मरुस्थल किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो क्या बताएंगे? अफ्रीका महाद्वीप पे। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरा क्या है? कालाहारी है। कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी। ये भी पूछे, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। इस तरीके से आप जानते रहिए। तो कुछ इसमें थोड़ा मैं लोकेशन भी आपको बता देता हूँ। लोकेशन के हिसाब से बता दूंगा तो आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। किसका बनाते हैं डायग्राम? आपका अफ्रीका महाद्वीप का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का एक डायग्राम बनाते हैं पहले। चलिए ये बन गया, ऐसे समझ जाइए। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ठीक है बच्चों। ये तो यहाँ से फिर देखने के बाद अभी देखिए जो आपका अफ्रीका महाद्वीप में जो सहारा मरुस्थल है, तो ये तो आपका ये वाला जो पूरा बेल्ट है, यहाँ से लेकर के ये आपका इधर फैला हुआ पूरा, यहाँ देख रहे हैं। ये जो आपका यहाँ पे लाल सागर था, ये आपका मिस्र यहाँ पर हो गया। ये मिस्र हो गया, यही के बगल में सऊदी अरब था इधर। तो और ये बीच में कौन सा था? लाल सागर था, जिसके पहले भी मैं बताया हूँ। तो ये आपका यहाँ से लेकर के मोरक्को वाला जो जगह था, जहाँ से इब्न बतूता आया था, तो ये वाला जो पूरा बेल्ट है बच्चों, ये जो फैला हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं? सहारा मरुस्थल बोलते हैं। यानी कि ये नॉर्थ साइड में है। अफ्रीका महाद्वीप के किस जगह पाया जाता है, तो क्या बताएंगे? उत्तरी साइड पाया जाता है। और इसी के बगल में फिर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। ये वाला जो क्षेत्र है अटलांटिक महासागर है। तो ये सहारा, ये किसका मैंने बता दिया ये चीज़? फैलाव सहारा मरुस्थल के बारे में बताया हूँ, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। एक और बताया हूँ कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल क्या है बच्चों? कालाहारी मरुस्थल का फैलाव आपका पहले ऐसे समझिए, ये यहाँ से यहाँ तक तो आपका हो गया। ये जो एरिया है, ये जो बेल्ट पूरा है, इसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका। अफ्रीका के सबसे साउथ में है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका। ये सबसे सबसे
दक्षिण में, तो साउथ अफ्रीका हो गया। और साउथ अफ्रीका के ये आपका ए वाला जो देश है, ऐसे समझिए ए वाला देश और आपका ए यहाँ से फिर एक दूसरा देश है। साउथ अफ्रीका के बगल में ये वाला जो देश है इसको बोलते हैं बोत्सवाना। क्या बोलते हैं बच्चों? बोत्सवाना। और ये क्या होता है? नामीबिया। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया के इन तीनों को मिला करके इसी के बीच में ही एक आपका मरुस्थल पाया जाता है, और इस मरुस्थल का क्या नाम है? बोत्सवाना। ऐसे समझिए, ये देख रहे हैं, कुछ हिस्सा नामीबिया में, कुछ हिस्सा बोत्सवाना में, कुछ हिस्सा कहाँ पे? नामीबिया में, कुछ बोत्सवाना में, और कुछ हिस्सा कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। तो इस तरीके से 3 देशों में ये फैला हुआ है। कौन सा फैला हुआ है? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल। पूछे क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? सबसे पहले बताएंगे कि यह अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप में भी कहाँ पर है? तो आप बताएंगे सर ये साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना, इनकी जो टेरिटरीज हैं, इन तीनों के कुछ कुछ टेरिटरी को मिला करके कौन सा मरुस्थल तैयार हो जाता है? कालाहारी मरुस्थल। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। ठीक है, ये आपका हो गया। इसकी जो लंबाई है प्यारे बच्चों 5600 किलोमीटर है। जो आपका कालाहारी डिजर्ट है 5600 किलोमीटर है, और आपका इसकी जो चौड़ाई है 1300 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई ज़्यादा है, 5600 है, और चौड़ाई 1300 किलोमीटर है। तो इसको आप जानते रहिएगा। आशा करता हूँ साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना। ठीक है, इस तरीके से हो गया बच्चों, समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है, कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? बाढ़ बिल्कुल है, भूकंप ये भी है, सूखा ये भी है, और रेल दुर्घटना यही नहीं है। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, उदाहरण नहीं है बच्चों। इसमें क्वेश्चन का होगा, रुकिए मैं बता रहा हूँ। देखिए उदाहरण नहीं है ना, कह रहा है कि उदाहरण नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? रेल दुर्घटना। रेल दुर्घटना मनुष्य के द्वारा होता है, ये ईश्वर के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है। क्या है? संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है। कौन सी राजधानी है बच्चों? लक्षद्वीप की राजधानी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? कवरत्ती, दमन, पोर्ट ब्लेयर, सिलवासा। तो क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगा? कवरत्ती। ठीक है, दमन द्वीप, सिलवासा और ये है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी? कवरत्ती। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप का आज अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसका राजधानी क्या है बच्चों? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर से इसका नाम अब चेंज हो चुका है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या नाम हो गया। ठीक है, ये सिलवासा है और ये दमन है। ठीक है, फिर अब हम आगे मिलेंगे आपको यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चों। 54 से हम फिर आपको मिलेंगे नए वीडियो में। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा सारी बातें। तो ठीक है, बिल्कुल आप मन लगा के पढ़ें, एकदम आराम से पढ़ें, टेंशन न लें। जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी तो सफलता आपको आराम से मिल जाएगी। बस आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए और मुझे सुनने के लिए।